ओके, साउंड वगैरह सब कुछ प्रॉपर है। ठीक है, तो आज जो हम जनरल इंजीनियरिंग का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें जो मैकेनिकल वाला सेक्शन है उसको मैं मोस्टली कवर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप जनरल इंजीनियरिंग के जो सेक्शंस में आप लोग देखोगे, बेसिकली आप लोगों को थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें मिलेंगी, फ्लूइड मैकेनिक्स में बेसिकली कुछ चीज़ें आप लोगों को रिलेटेड मिलेंगी, फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन से। ठीक है, अब इसके अलावा आप लोगों को हीट ट्रांसफर और उसके अलावा फिर मेजरमेंट और मैकेनिक्स और सोम से रिलेटेड थोड़ी बहुत चीज़ें मिलेंगी। तो आज हम लोग जो सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स और हीट ट्रांसफर इन दोनों का वेटेज देखोगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी 50% या 55-60% के आसपास इन्हीं दोनों सब्जेक्ट का ही वेटेज है। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग हीट ट्रांसफर पढ़ने के लिए जाते हो, वहाँ पे कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इन तीनों ही मोड को पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ में अगर थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हो तो थर्मोडायनामिक्स से बेसिक कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ में फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ तक आप लोगों को कम से कम पढ़ करके जाना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को कवर अगर कर लेते हो तो जो जनरल इंजीनियरिंग में मैकेनिकल का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट आप लोगों का 50-60% आप लोगों का ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए थर्मोडायनामिक्स, बेसिक थर्मोडायनामिक्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो भी अगर कुछ आप लोगों के डाउट रह जाते हैं तो वीडियो के एंड में आप लोग प्लीज पूछ लीजिएगा। थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, तो बेसिकली आप लोग 12th में पढ़ते हुए आए होंगे या फिर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में थोड़ी बहुत थर्मोडायनामिक्स पढ़ी होगी। तो वहां पे थर्मोडायनामिक्स का मतलब क्या होता है? थर्मो और डायनामिक्स दो चीजों से मिलकर के बनी हुई है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो इसके नाम में ही कि दो वर्ड से मिलकर के बना है थर्मो एंड डायनामिक्स। तो जहां पे कि अगर हम लोग बात करें थर्मो का या थर्म का, सीधे सीधे थर्म का, तो थर्म का मतलब क्या होता है? हीट। ठीक है, हीट। थर्म का मतलब बेसिकली ग्रीक वर्ड से लिया गया थर्म, और उसका मतलब क्या होता है? हीट। जहां पे कि अब दूसरा वर्ड हम लोग लें तो दूसरा वर्ड जो है डायनामिक्स। डायनामिक्स, डायनामिक्स का मतलब क्या होता है? जो कोई भी ऐसा सब्सटेंस या कोई भी ऐसी चीज जो कि मोशन कर रही हो बेसिकली। ठीक है, तो मोशन। तो थर्मोडायनामिक्स, अब अगर इन दोनों ही वर्ड्स को अगर हम लोग मिला करके देखें तो क्या समझ में आता है कि थर्मोडायनामिक्स का मतलब क्या है? कि कुछ भी ऐसी चीज जो हीट से रिलेटेड हो और उस हीट का मोशन से कुछ ना कुछ रिलेशन लेना देना हो। जैसे कि आप लोगों ने कभी ना कभी देखा होगा, या कभी ना कभी क्या देखा होगा, मोस्टली टू व्हीलर सभी के पास होगी, मोस्टली कार वगैरह देखते होंगे, या आप लोगों ने लोकोमोटिव इंजन्स देखे होंगे जो कि डीजल वगैरह पे काम करते हैं, पावर प्लांट आप लोगों ने देखे होंगे। तो उन जगहों पे क्या है, किस चीज का है? हीट का कन्वर्जन कहीं ना कहीं आप लोग देखोगे तो मोशन के अंदर हो रहा होगा। जैसे अगर हम लोग आईसी इंजन की बात करते हैं, चाहे आप लोग स्कूटर की बात कर लो, स्कूटी की बात कर लो, या फिर इसके अलावा आप लोग अगर बात करते हो किसकी, कार्स की बात करते हो, तो वहां पे एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ एयर फ्यूल का मिक्सचर दिया जाता है और उसका कन्वर्जन मैकेनिकल एनर्जी में, और साथ ही साथ में मैकेनिकल एनर्जी मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। यानी दैट मींस कि कहीं ना कहीं रिलेशन कहां से है? मोशन से रिलेशन है। तो हमें थर्मोडायनामिक्स से बेसिकली क्या किसका पढ़ना है? एनर्जी कन्वर्जन, हीट का कन्वर्जन हम लोग डायनामिक्स यानी मैकेनिकल एनर्जी में या मोशन के अंदर किस तरीके से कर सकते हैं, वह इसी चीज का स्टडी क्या कहलाती है? थर्मोडायनामिक्स कहलाती है। तो ये पार्ट मुझे लगता है क्लियर हो जाना चाहिए कि थर्मोडायनामिक्स बेसिकली है क्या? हीट की स्टडी करते हैं और हीट या एनर्जी के इंटरेक्शन को हम लोग स्टडी करते हैं और उसका इफेक्ट हम लोग देखते हैं किसके ऊपर, कि हमारे सिस्टम या सराउंडिंग के ऊपर किस तरीके से होता है। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले चलिए हम लोग देखते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पे क्या है। तो पहला अगर हम लोग बात करें कि सिस्टम, थर्मोडायनामिक्स में एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट आता है, सिस्टम। सिस्टम, ठीक है, वो एलविस यादव वाला सिस्टम नहीं है, ये थर्मोडायनामिक्स का सिस्टम है बेसिकली। ठीक है, तो अब जैसे देखिए, हमें किसी भी चीज के बारे में अगर स्टडी करनी है तो हमें अपना एरिया स्पेसिफाई करना पड़ेगा। कि जैसे सपोज कर लो कि मैं किसी कैनाल किसी पर्टिकुलर कैनाल के किसी स्पेसिफिक एरिया के ऊपर मैं फोकस करना चाहता हूं कि इस जगह से लेकर के इस जगह तक कैनाल की वेलोसिटी क्या है, कैनाल की विड्थ क्या है, कैनाल की डेप्थ क्या, कुछ भी ऐसा एनालिसिस करने के लिए यूज कर सकता हूं। तो मतलब कहने का ये है, या इसी तरीके से किसी एक सर्किट की मैं एनालिसिस करने की कोशिश कर सकता हूं, या किसी स्विच की एनालिसिस करने की कोशिश कर सकता हूं, या फिर किसी इंजन की एनालिसिस करने की कोशिश कर सकता हूं। तो डिपेंडिंग कि हमारा एनालिसिस किस सब्जेक्ट के ऊपर है, उसी चीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिस्टम बोल सकते हैं। ध्यान सुनना, सिस्टम क्या है
कि जिसके ऊपर हम लोग स्टडी करते हैं, जिसके ऊपर हम लोग एनालिसिस करते हैं, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को या उस पर्टिकुलर मास को या उस पर्टिकुलर रीजन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिस्टम बोल सकते हैं। तो सिस्टम क्या है कि जैसे सपोज कर लो मैं इस पेन की एनालिसिस करना चाहता हूं, तो ये पेन अभी मेरे लिए क्या है, सिस्टम हो गया है ना। इसी तरीके से अगर मैं रिमोट लेता हूं दोस्त, तो इस रिमोट की अभी मैं एनालिसिस करना चाहूं, इसके ऊपर स्टडी करना चाहूं, कितना इसका वेट है, कितनी विड्थ है, कितनी इसकी हाइट है, कुछ भी अगर स्टडी करने की कोशिश करता हूं, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक सिस्टम के तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो सिस्टम क्या है बेसिकली, तो यहां पे आपका जो सिस्टम है, सिस्टम की अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ मास, फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ मास, या फिर बोल सकते हैं जिसका मास फिक्स हो उसके ऊपर या तो स्टडी हो रही होगी, या और फिक्स्ड region in space on which study is focused is known as सिस्टम। मतलब कुछ भी ऐसी चीज जिसके अंदर कुछ मास हो या फिर कोई एक रीजन हो जिसके ऊपर हम लोग एनालिसिस कर रहे हो या स्टडी कर रहे हो, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिस्टम बोल सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना यहां पे मैंने दो वर्ड यहां पे डाले हुए हैं। कौन से वर्ड हमने डाले हुए हैं, दो वर्ड, तो दो वर्ड कीवर्ड हैं कि फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ मास, जैसे यहां पे मैंने दो वर्ड डाले हुए हैं, फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ मास या फिक्स्ड रीजन इन स्पेस। एक तो ये हो गया फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ मास या फिर फिक्स्ड रीजन इन स्पेस। तो अब इन दोनों का मतलब क्या है कि अगर अब मैं बात करूं दोस्त, इन दोनों ही वर्ड्स का मतलब क्या निकल करके आता है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा। फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ मास कहने का मतलब क्या है कि फिक्स्ड मास, कोई भी ऐसी चीज जिसका मास क्या हो, फिक्स्ड हो। जैसे पेन है, इसका मास क्या है, एक बार बन चुकी है, इसका मास क्या है, फिक्स्ड है। या जैसे एक कमरा है, ठीक है, इस कमरे का वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन इस कमरे में हो सकता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे एक लोग आकर के रह सकते हो, या हो सकता है इस कमरे के अंदर 10 लोग भी आकर के रह सकते हो। जैसे आप लोग के किसी न किसी कमरे में हो गए भी, तो उस कमरे में डिपेंड करता है कि आप हो सकता है आपके कोई कजिन हो या आपके कोई भाई हो, कोई इन लॉज हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर कमरे का वॉल्यूम क्या बदलेगा, क्या नहीं बदलेगा, लेकिन क्या कमरे की मास चेंज हो सकती है, क्या बिल्कुल चेंज हो सकती है। तो उस कंडीशन में हम लोग किस चीज का स्टडी कर रहे हैं, वॉल्यूम का पर, या किसी, मैं बोल सकता हूं किसी एक रीजन की स्टडी कर रहे हैं, ना कि मास की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे इस पेन की अगर मैं बात करूं, इस पेन के ऊपर स्टडी कर रहा हूं, तो इसका वॉल्यूम क्या फिक्स है, क्या बिल्कुल एक तरीके से फिक्स है, लेकिन इसके ऊपर क्या है, मास फिक्स है बेसिकली। तो फिक्स्ड मास का मतलब क्या हो गया, कंट्रोल, इसी को हम लोग बोलते हैं कंट्रोल मास सिस्टम। क्या बोलते हैं, अभी कभी भी अगर आप लोग बोलोगे कि फिक्स्ड मास सिस्टम की हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंट्रोल मास सिस्टम। और वहीं पे अगर मैं बोलूं कि फिक्स्ड रीजन इन स्पेस, तो उसको हम लोग बोलेंगे, इसका मतलब क्या निकल करके आता है, इसका मतलब निकल करके आता है कंट्रोल वॉल्यूम, कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो इन दोनों के बारे में समझेंगे, कंट्रोल वॉल्यूम या कंट्रोल मास का कहने का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये सिस्टम के बारे में हो गई। ठीक है, अब सिस्टम ये हो गई जिसके ऊपर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, वही हमारे लिए क्या है, बेसिकली सिस्टम है। चाहे इस चेयर के ऊपर मैं स्टडी करूं, चाहे इस टेबल के ऊपर स्टडी करूं, तो कोई भी ऐसी चीज जिसके ऊपर मैं स्टडी करना चाहता हूं, जिसके ऊपर मैं एनालिसिस करना चाहता हूं, वो मेरे लिए क्या है, सिस्टम। ठीक है, अब अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े, सिस्टम के अलावा दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज हमारे पास है सराउंडिंग। ठीक है, ध्यान से देखना, अभी सारी चीजें अभी आप लोग को एक साथ समराइज होकर के समझ में आएंगी। ठीक है, सराउंडिंग, सराउंडिंग, अब देखिए जैसे सपोज कर लो कि एक बोर्ड है, इस बोर्ड के ऊपर मैं स्टडी करना चाहता हूं, तो बोर्ड मेरे लिए क्या हो गया,
सिस्टम हो गया, जाहिर सी बात है। मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, इसकी हाइट नाप रहा हूं, इसकी विड्थ नाप रहा हूं, इसका कैलकुलेशन कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, तो ये मेरे लिए क्या है, सिस्टम हो गया, जाहिर सी बात है। अब इस बोर्ड को छोड़ करके, ध्यान सुनना मैं क्या शब्द मेंशन कर रहा हूं, इस बोर्ड को छोड़ करके पूरी की पूरी दुनिया, पूरा का पूरा यूनिवर्स क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा। जैसे सपोज कर लो इस पेन के ऊपर मैं स्टडी कर रहा हूं, तो ये पेन मेरे लिए क्या है, अभी एक सिस्टम है। इस पेन को छोड़ करके, यानी एवरीथिंग एक्सटर्नल टू दिस पेन, मैंने क्या बोला, फिर से सुना, एवरीथिंग एक्सटर्नल टू दिस पेन इज नोन एज सराउंडिंग। मतलब इस पेन के एक्सटर्नल में क्या आ गया, मैं आ गया, या जैसे बोल सकते हो मैं आ गया, इस ये कमरा आ गया, ये बोर्ड आ गया, ये कुछ भी आ सकता है ना, पूरा पूरा ब्रह्मांड में कोई भी चीज हो, यूनिवर्स में कोई भी चीज हो, इस पेन को छोड़ करके सारी की सारी चीजें क्या कहलाएंगी, हमारा सराउंडिंग में आ जाएंगी। ठीक है, तो हालांकि सराउंडिंग में हम लोग लेते हैं इमीडिएट सराउंडिंग, जिसके ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट हो रहा हो। जैसे ये पेन है, इस पेन का मैं मान लेता हूं कि कुछ ना कुछ एरिया में इसका इफेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन मैं पूछूं कि ये पेन अगर अभी यहां दिल्ली में है, तो इसका इफेक्ट क्या मतलब बोल सकते हो कोलकाता में कुछ इफेक्ट फील हो रहा होगा क्या, नहीं फील हो रहा होगा। तो मतलब कहने का समझिएगा, एक सार के तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करें तो पेन क्या है, हमारे लिए सिस्टम है, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग स्टडी कर रहे हैं। पेन को छोड़ करके एनीथिंग या एवरीथिंग एक्सटर्नल टू सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग, यानी पेन को छोड़ करके हर वो चीज क्या कहलाएगी, सराउंडिंग के अंदर काउंट करी जाएगी। ठीक है, तो सराउंडिंग क्या है, everything external to the system is known as surrounding। ठीक है, अब देखो ये हो गया सिस्टम के बारे में, मैंने आप लोगों को जानकारी दी, सराउंडिंग के बारे में जानकारी दी। अब इसी से रिलेटेड एक और टर्म आता है, तीसरा टर्म क्या है कि बाउंड्री। तीसरा टर्म क्या है, बाउंड्री। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए दोस्त कि मैंने क्या बोला, जैसे एक पेन है, ये पेन हमारे लिए अभी क्या है, सिस्टम है। इस सिस्टम को अगर देखोगे तो सिस्टम और सराउंडिंग, यानी एवरीथिंग एक्सटर्नल टू दिस पेन इज नोन एज सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट कर रही है, एक लाइन कर रही होगी बेसिकली, है ना, या कुछ ऐसा एरिया होगा जो कि सेपरेट कर रहा होगा, तो उसी लाइन या एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं बाउंड्री बोलते हैं। बाउंड्री का मतलब क्या हो गया, जो ऐसी कोई लाइन या रेखा जो कि क्या कर रही हो, सिस्टम से सराउंडिंग को डिवाइड कर रही हो, अलग कर रही हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली उसी को हम लोग बोलते हैं आपकी बाउंड्री बोलते हैं, है ना। तो बाउंड्री, एक बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि बाउंड्री जो होती है हमेशा मासलेस होगी, इसके अंदर कोई मास नहीं होता है। ये इमेजिनरी बोल सकते हो, रियल भी बोल सकते हो कि बाउंड्री एग्जिस्ट कर सकती है। जैसे पेन का साइड है, ये रियल बाउंड्री है, लेकिन कहीं कहीं पे हमें ऐसी जरूरत पड़ सकती है कि जहां पे कि हमें इमेजिनरी बाउंड्री मानने की जरूरत पड़ जाए। ठीक है, तो बेसिकली बाउंड्री क्या काम करती है, सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने का काम करती है। तो इट सेपरेट्स सिस्टम एंड सराउंडिंग। ओके दोस्तों, मैंने क्या बोला कि बाउंड्री क्या है, ये सेपरेट करती है सिस्टम और सराउंडिंग को। ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने का काम करती है बाउंड्री। अब देखिए ये जो बाउंड्री होती है, इसमें एक पॉइंट और नोट डाउन कर लीजिएगा कि बाउंड्री जो होती है, बाउंड्री कैन बी fixed, movable, real और imaginary। ठीक है, बाउंड्री हमारी फिक्स्ड हो सकती है, मूवेबल हो सकती है, रियल हो सकती है, इमेजिनरी हो सकती है। उसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि चलो सपोज कर लो कि कोई एक सिलेंडर है, मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं आप लोगों के सामने,
मुझे डायग्राम ड्रॉ कर लेने दीजिए दोस्तों। ठीक है, ये एक सिलेंडर का एक पोर्शन में बना रहा हूं। अरे हट नहीं रहा, चलो ठीक है। अब देखिए, एक मैंने सिलेंडर लिया, इसके ऊपर एक ढक्कन लगा दिया, या इसको लिड बोल सकते हो, या इसको हाँ ही हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, पिस्टन बोलते हैं। तो मैंने अभी क्या बोला कि सिलेंडर नुमा एक शेप है जिसको सिलेंडर बोल लो, और दूसरा उसके ऊपर जो ढक्कन लगा हुआ है उसको टेक्निकल लैंग्वेज में लिड बोल सकते हो, या फिर इसको अभी के लिए जब तक आप मैकेनिकल पढ़ रहे हो तब तक के लिए आप लोग क्या बोलोगे उसको, तब तक के लिए उसको आप लोग बोलोगे दोस्त कि हमारा एक पिस्टन है। तो पिस्टन हमारा क्या हो गया, ये हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर, और ये हमारा क्या है, पिस्टन, पिस्टन। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, सपोज कर लेते हैं इसमें कोई गैस भरी हुई है। अब तीनों ही चीजों को एक साथ समझेंगे। जैसे तीनों चीजों को समझने का मतलब क्या है कि हमारे लिए सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, बाउंड्री क्या है, इन तीनों ही चीजों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सपोज कर लेते हैं कि ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। अब इसको हम लोग, अब से इसको हम लोग क्या बोलना स्टार्ट कर देंगे कि ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। पिस्टन अभी इसके अंदर क्या कर सकता है, ऊपर नीचे स्लाइड कर सकता है। पिस्टन को समझने के लिए हम लोग इसमें क्या फिल कर रहे हैं, इसमें हम लोग कुछ गैस फिलअप कर रहे हैं। ध्यान से देखना, मैं इसमें कुछ गैस फिलअप कर रहा हूं कि ये बेसिकली गैस है। ठीक है, इसमें कुछ गैस फिलअप करके रखा गया है। अब दूसरा केस, गैस तो इसमें फिलअप करके रखा गया है। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, कुछ अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहा हूं। नीचे से मैंने इसमें बर्नर वगैरह कुछ लगा दिया है और नीचे से मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं। अच्छा, अब हीट सप्लाई करूंगा तो गैसेस क्या होंगी, हीट पा करके एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगी। अच्छा, अब गैसेस एक्सपेंड करेंगी तो ये तो फील्ड है, ये बाउंड्री आपको क्या दिख रही है, तो यहां पे अगर हम लोग देखें, हाँ देखिए दोस्त, ये जो साइड वाली बाउंड्री आपको दिख रही है, दूसरा कलर लेता हूं, हाँ चलिए ठीक है, ये भी कलर यूज हो गया, एक सेकेंड, चलो अच्छा, ये जो साइड में दोस्त आपको बाउंड्री दिख रही है, इस साइड में, तीनों साइड में सिलेंडर के तीनों तरफ जो बाउंड्री दिख रही है, ये बाउंड्री चेंज होगी या फिक्स्ड रहेगी। तो आप बोलोगे सर ये तो सिलेंडर अगर फिक्स्ड है तो ये तीनों तरफ वाली बाउंड्री क्या है, फिक्स्ड बाउंड्री हो गई। तो यही क्या है, हमारी फिक्स्ड बाउंड्री हो गई, फिक्स्ड बाउंड्री हो गई। ठीक, लेकिन चूंकि गैस एक्सपेंड करना चाहती है तो एक्सपेंड सिर्फ तभी हो सकती है जब पिस्टन ऊपर की तरफ खिसके। तो पिस्टन ऊपर की तरफ खिसकेगा तो ये ऊपर वाली जो बाउंड्री होगी, ये जो ऊपर वाली बाउंड्री होगी, ये क्या हो जाएगी, आपकी मूवेबल बाउंड्री कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ये मूवेबल बाउंड्री। तो बाउंड्री का पहली बात कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन सबसे पहले ये बाउंड्री का कॉन्सेप्ट क्लियर करने से पहले एक चीज और समझिए कि अब इसमें बताइएगा हमारे लिए सिस्टम क्या है। सिस्टम क्या है कि हम लोग इस गैस के एनालिसिस करना चाहते हैं कि इस गैस का इफेक्ट क्या हो रहा है। ठीक है, तो गैस अभी के लिए हमारे लिए यहां पे क्या है, गैस इस कंडीशन में हमारे लिए क्या है, सिस्टम हो गई, सिस्टम हो गया। ठीक है, अब गैस को छोड़ करके हर एक चीज क्या हो जाएगी, आपके लिए सराउंडिंग हो जाएगी। तो गैस को छोड़ करके क्या है, इस बोर्ड के ऊपर अगर देखेंगे तो गैस को छोड़ करके पूरा यूनिवर्स हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इस गैस को छोड़ करके पूरा पूरा यूनिवर्स क्या हो जाएगा, हमारा सराउंडिंग हो जाएगी। और बाउंड्री कौन सी है, तो बाउंड्री आप बोलोगे सर ये तीनों वाली, तीन तरफ वाली जो बाउंड्री है ये तो फिक्स्ड दिख रही है, ये तो चेंज नहीं हो रही है। लेकिन नीचे से मैं अगर हीट दूंगा तो ये ऊपर वाली जो बाउंड्री जो पिस्टन की तरफ है ये क्या होगी, एक्सपेंड होगी। तो ये बाउंड्री कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, मूवेबल बाउंड्री। ठीक है, तो अब एक बात और ध्यान में रखिएगा कि जो बाउंड्री होती है वो मासलेस होती है, उसके अंदर कोई मास वगैरह नहीं होता। सिंपली हम लोग ये इमेजिनरी लाइन भी बोल सकते हो, जैसे कि यहां पे आप लोग देखोगे तो क्या तीनों तरफ वाला
आप लोगों का रियल बाउंड्री दिख रहा है, लेकिन कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है जैसे जहां पे कि फ्लो हो रहा हो, वहां पे क्या हो सकता है, इमेजिनरी बाउंड्री आप लोगों को मानने की जरूरत पड़ सकती है। तो सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, इसमें समझे कि सिस्टम यहां पे क्या है कि हम लोग गैस के ऊपर एनालिसिस करना चाहते हैं इस कंडीशन में, तो ये गैस हमारे लिए क्या हो गई, सिस्टम हो गई। इसके अलावा एवरीथिंग एक्सटर्नल टू दिस सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग, और सिस्टम और सराउंडिंग को जो भी चीजें सेपरेट करती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं बेसिकली आप लोगों की बाउंड्री। तो बाउंड्री की प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को यहां बता दी, और यहां तक चीजें आशा करता हूं दोस्त आप लोगों को समझ में आई हूं। एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ये रही बात, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फंडामेंटल चीजों की बात रही। ठीक है, अब थोड़ा सा लेवल को थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ेंगे कि यहां से और किस तरीके से चीजें आगे प्रोसीड हो सकती हैं फर्दर, उसको हम लोग देखेंगे। तो जैसे हमने सिस्टम के बारे में पढ़ा ना, अब सिस्टम कितने टाइप के हो सकते हैं ये भी मतलब डिपेंड करता है कि उसमें किस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है, किसका, एनर्जी का और मास का, बेसिकली दो चीजें हैं। तो यहां पे टाइप ऑफ सिस्टम हम लोग पढ़ने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि सिस्टम अब मैंने बोला कि सिस्टम जो है 3 टाइप के हो सकते हैं। क्या मैंने बोला, इसको इसी तरीके से आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं। सिस्टम मैंने बोला 3 टाइप के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है आपका ओपन सिस्टम, दूसरा हो सकता है आपका क्लोज्ड सिस्टम हो, तीसरा हो सकता है आपका आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो सिस्टम के मैं टाइप के बारे में अगर डिस्कस करूं तो अभी हमने बोला कि सिस्टम कुछ भी ऐसी चीज जिसके ऊपर हम लोग स्टडी करते हैं वो क्या कहलाती है, हमारा सिस्टम कहलाती है। और सिस्टम के डिफिनीशन में ही एक राज छुपा हुआ था जिसको मैंने यहां पे डिस्क्राइब किया हुआ था, फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ मास या फिर फिक्स्ड रीजन इन स्पेस, जिसपे ऊपर हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, वही हमारे लिए क्या कहलाती है, सिस्टम कहलाती है। तो अब देखिएगा यहां पे, अब ओपन सिस्टम क्या है कि कुछ भी ऐसा, कोई भी ऐसा रीजन मैं मान लेता हूं, चलिए डायग्राम ले लेते हैं कि कुछ ऐसा रीजन है पर्टिकुलरली, ठीक है। अब इस रीजन के अंदर मैं स्टडी कर रहा हूं तो मेरे लिए क्या हो गया, सिस्टम हो गया। ठीक, अब अगर इस सिस्टम के अंदर ध्यान से देखना दोस्तों, अगर इस सिस्टम के अंदर मैंने क्या बोला कि एनर्जी सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस कर रही हो, एनर्जी इन हो रही हो, साथ ही साथ में एनर्जी आउट हो रही हो, एनर्जी आउट हो रही हो, एनर्जी इन हुई, एनर्जी आउट हुई, और ये जो येलो कलर वाली जो लाइन मैंने बनाई हुई है ये क्या, सिस्टम की बाउंड्री है बेसिकली। तो हमारा सिस्टम क्या है, ये रहा सिस्टम, हमारा ये रहा, और सिस्टम को छोड़ करके बाकी सब कुछ क्या हो जाता है, हमारा सराउंडिंग हो जाता है। तो सिस्टम की येलो वाली कलर से जो मैंने मेंशन की हुई है क्या, बाउंड्री हो गई, ये हमारा सिस्टम हो गया। सिस्टम के अंदर एनर्जी कुछ इनपुट हुई, वहीं से कुछ एनर्जी बाहर हो जा रही है, तो यानी एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है बेसिकली। ठीक, दूसरा कंडीशन क्या है, ओपन सिस्टम हम इसको तब बोलेंगे जब एनर्जी के साथ साथ इसमें क्या हो रहा हो, मास का एंट्री और एग्जिट हो रहा हो। यानी सिस्टम की बाउंड्री को ध्यान सुनना, सिस्टम की बाउंड्री को अगर मास क्रॉस कर रहा है, यानी मास कुछ अमाउंट में एंटर कर रहा है, मास कुछ अमाउंट में एग्जिट कर रहा है, किसको, सिस्टम की बाउंड्री को मैंने बोला। ठीक है, तो यानी मास इन और मास आउट, ठीक, एनर्जी इन हुई, एनर्जी आउट हुई, मास इन हुई, मास आउट हुई, तो यानी एनर्जी और मास का इंटरेक्शन अगर सिस्टम की बाउंड्री पे हो रहा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम बोलेंगे। और इसी तरीके से अगर हम लोग दूसरे सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम की तरफ बढ़े, तो जैसे सपोज कर लो कि ये कुछ फिक्स्ड रीजन है, मतलब कुछ क्वांटिटी है या फिक्स्ड रीजन है। अब इसमें क्या होगा, ध्यान से देखना कि एनर्जी इन, एनर्जी आउट यहां पे भी हो रही है। अब बोलोगे सर इसमें उसमें क्या डिफरेंस आ जाएगा, एनर्जी इन हुई, एनर्जी इधर से आउट भी हो गई, एनर्जी आउट भी हो गई, लेकिन अब डिफरेंस क्या है कि मास सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगा। ये हमारा सिस्टम हो गया, तो इसमें मास इन 0, इसी तरीके से मास आउट
जीरो। तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, ध्यान से देखना, कि सिस्टम की बाउंड्री को मास क्रॉस नहीं कर पा रहा है। यानी जैसे सपोज कर लो, इस पेन को एग्जांपल लेते हैं, इस पेन में अगर मैं बाहर से टेम्परेचर देना स्टार्ट करूं तो पेन का टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा। तो इसमें कूलिंग और हीटिंग किसी भी तरीके से चल सकती है, यानी एनर्जी का ट्रांसफर ये पेन कर सकता है। लेकिन अब ध्यान देखना, क्या इसका मास बढ़ और घट रहा है? नहीं बढ़ घट रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इस पेन का मास क्या हो गया, फिक्स हो गया, है ना। तो इसी तरीके से अगर मास ना तो एंटर कर रहा है ना एग्जिट कर रहा है, तो इसका मास क्या है, फिक्स्ड मास है। तो इसीलिए क्लोज्ड सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड मास सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है, फिक्स्ड मास सिस्टम भी बोलते हैं। और इसीलिए अगर आप लोग देखोगे यहां पे मास भी कंटिन्यूअसली इन हो रही है, मास कंटिन्यूअसली आउट हो रही है, एनर्जी कंटिन्यूअसली इन हो रही है, एनर्जी कंटिन्यूअसली आउट हो रही है। तो इसका क्या मास कांस्टेंट है? नहीं, मास वेरिएबल हो सकता है। मास किसी सिस्टम का हो सकता है, बढ़ सकता है। अगर मास इनलेट ज्यादा हो रहा हो मास आउटलेट के कंपैरिजन में, तो उस कंडीशन में सिस्टम की मास बढ़ सकती है। तो कहने का अर्थ यह है कि जहां पे एनर्जी और मास दोनों का इंटरेक्शन होता है, उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। और इसीलिए चूंकि हम लोग क्या, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि एक कमरा है, उस कमरे के अंदर एक पर्सन भी हो सकता है, 10 पर्सन भी हो सकते हैं, 50 पर्सन भी हो सकते हैं। तो कमरे का मास जो है वो चेंजेबल क्वांटिटी है। लेकिन क्या कमरे का स्पेस, अगर हम लोगों ने एक बार सिस्टम डिजाइन कर दिया है, तो क्या उसका स्पेस यानी दैट मींस उसका वॉल्यूम चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। इसी तरीके से अगर इसका वॉल्यूम देखा जाएगा तो वॉल्यूम इसका नहीं चेंज होगा। इसीलिए इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, कंट्रोल वॉल्यूम फिक्स्ड। इसीलिए अगर आप लोग देखोगे तो यहां पे फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ मास, इसका मतलब क्या हो गया, कंट्रोल मास सिस्टम, यानी क्लोज सिस्टम की बात कर रहा है। फिक्स्ड रीजन इन स्पेस, तो इसका मतलब क्या है कि कोई एक ऐसी रीजन है जिसमें एनर्जी और मास दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम बोलते हैं। यही दोनों इसके डेफिनेशन में छुपा हुआ था, जिसको कि हमने यहाँ पे टाइप ऑफ सिस्टम में यहाँ पे पढ़ा है। तो अब बोलोगे सर ये दोनों सिस्टम तो हमारे क्लियर हो गए हैं, लेकिन आप सर ये बताओ कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। अब देखना कि अगर कोई सिस्टम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, बेसिकली कि सपोज कर लो ये हमारा सिस्टम है, ठीक है। अब इस सिस्टम में मैंने क्या किया, एनर्जी इन हो रही थी, एनर्जी आउट हो रही थी ओपन सिस्टम में, मास इन हो रहा था, मास आउट हो रहा था ओपन सिस्टम में। लेकिन एनर्जी इन हुई, एनर्जी आउट हुई क्लोज सिस्टम में, लेकिन मास इन और मास आउट दोनों जीरो हो गए हमारे क्लोज सिस्टम में। तो इसी तरीके से यहां पे एनर्जी इन इज इक्वल टू जीरो, एनर्जी आउट इज इक्वल टू जीरो, मास इन इज इक्वल टू जीरो, मास आउट इज इक्वल टू जीरो। तो यानी दैट मीन्स कि सिस्टम की बाउंड्री को ना तो एनर्जी क्रॉस कर पा रहा है, ना ही मास क्रॉस कर पा रही है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। मतलब ऐसा सिस्टम जिसको दीन दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। जैसे बहुत दूर स्पेस में, सपोज करिए कि बहुत दूर स्पेस में कोई ग्रह है, ठीक है, कोई ग्रह है, तो वो क्या मतलब किसी भी चीज से इंटरेक्ट कर रहा होगा? नहीं कर रहा होगा। या फिर ऐसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि एक कमरा है, ठीक है, इस कमरे को मैं परफेक्टली इंसुलेट कर दे रहा हूं, मतलब बाहर चाहे जितनी धूप हो जाए, गर्मी हो जाए, लेकिन इस कमरे के तापमान में या इस कमरे के एनर्जी में कोई फर्क ना हो, परफेक्टली इंसुलेट। मतलब क्या है कि ना तो बाहर से कोई एयर के कोई पार्टिकल तक यहां पे एंटर ना कर पाए और इससे बाहर ना जा पाए, ठीक है। तो उसको इतना ज्यादा इंसुलेट मैंने कर दिया है, तो ना तो एनर्जी का इंटरेक्शन हो सकता है, ना ही मास का इंटरेक्शन हो सकता है। यानी इस विंडो को भी मैंने सील कर दिया है ताकि ना कोई बाहर से हवा तक भी ना आ पाए। तो कमरे का मास भी नहीं चेंज हो रहा है, नहीं कमरे में कोई एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा था। ऐसे किसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे। तो आइसोलेटेड का मतलब क्या हो गया, दीन दुनिया से परे, उसको किसी दीन दुनिया से परवाह ही नहीं है। मतलब उस सिस्टम का किसी दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, या किसी दूसरी चीज का उस सिस्टम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। तो ऐसे किसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। तो याद रखिएगा, ये चीजें आप लोगों से एग्जामिनेशन के अंदर पूछी जा सकती हैं कि सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या इनमें चेंजेस होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये सिस्टम के टाइप ऑफ मैंने वेरिएबल्स मैंने बताए हैं कि इस तरीके से इनको क्लासिफाई किया जाता है। और क्लासिफाई करने के क्रम में इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग लिख लीजिएगा कि टाइप ऑफ सिस्टम, यहां पे टाइप ऑफ सिस्टम मैं लिख रहा हूं, टाइप ऑफ सिस्टम, एग्जाम्पल भी लिखेंगे इसका। टाइप ऑफ सिस्टम हो गया मास
इंटरेक्शन, एनर्जी इंटरेक्शन, एनर्जी इंटरेक्शन का मतलब क्या हो गया? इंटरेक्शन का मतलब हो गया कि एनर्जी इन एनर्जी आउट। मास इंटरेक्शन का मतलब क्या हो गया? मास इन मास आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इंटरेक्शन। एनर्जी इंटरेक्शन। और इसके एग्जाम्पल भी देख लो, एग्जाम्पल, ठीक, ये पूछा जा सकता है आप लोगों से एग्जामिनेशन में, तो याद रखिएगा। तो पहला टाइप ऑफ सिस्टम मैंने क्या बोला? ओपन। अब आप लोग ओपन सिस्टम को, ओपन टाइप ऑफ सिस्टम को कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम भी बोल सकते हो, ठीक है। अब ओपन टाइप सिस्टम में क्या मास का इंटरेक्शन हो रहा था? बिल्कुल यस, मास का इंटरेक्शन हो रहा है। एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा था, बिल्कुल, मास सिस्टम की बाउंड्री, सॉरी, एनर्जी सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस कर पा रही थी। अब एग्जांपल देखेंगे। दूसरा सिस्टम हमारे पास क्या था? दूसरा टाइप ऑफ सिस्टम था हमारे पास क्लोज्ड सिस्टम। क्या क्लोज सिस्टम में मास का इंटरेक्शन हो रहा था? तो आप बोलोगे सर नहीं, मास का इंटरेक्शन नहीं हो रहा था, हालांकि एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा था। तो एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा था, ठीक। एग्जांपल में फिर से भी देखेंगे। तीसरा टाइप ऑफ सिस्टम क्या था? तीसरा टाइप ऑफ सिस्टम था हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। अब इसमें बोलो कि मास का इंटरेक्शन हो रहा था आइसोलेटेड सिस्टम में? नहीं, ये दुनिया से परे है, तो इसमें इसका क्या होगा? नो। एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा था? तो आप बोलोगे सर नहीं, इसमें एनर्जी का इंटरेक्शन नहीं हो रहा था, ना ही मास का इंटरेक्शन हो रहा था। तो ऐसे किसी सिस्टम को हम लोग क्या बोल रहे हैं? आइसोलेटेड सिस्टम बोल रहे हैं। अब देखो एग्जांपल की बात करते हैं। तो ओपन सिस्टम क्या है कि चलिए, अच्छा, जैसे पंप, सिविल वाले, मैकेनिकल वाले इसको चीज को रिलेट कर रहे होंगे कि पंप में, जैसे आप लोग के हैंड पाइप में, चलिए हैंड पाइप का एग्जांपल लेते हैं। हैंड पाइप में क्या होता है कि हैंड पाइप का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको अगर आप लोग स्टडी करते हो तो नीचे से क्या होता है, इनलेट पाइप होती है जिसमें कि सक्शन होता है बेसिकली। तो उस सक्शन के थ्रू हमारे सिस्टम के अंदर, यानी हैंड पाइप का जो ऊपर वाला पोर्शन जिसमें दिखता है, जिसमें हैंडल वगैरह लगा रहता है, उसको अगर हम लोग स्टडी करते हैं, उसमें फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर एंटर करती है, फिर वहीं से वो डिस्चार्ज कर जाती है। तो यानी मास एंटर हुआ, मास एग्जिट हुआ, साथ साथ में एनर्जी का कुछ ना कुछ आदान प्रदान हो ही रहा होगा। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको, कि उसको हम लोग बोल सकते हैं ओपन सिस्टम है। तो यानी इसको दूसरे तरीके से पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विथ वॉल्व, कि जो पिस्टन और सिलेंडर का अरेंजमेंट होता है वहां पे वॉल्व लगी रहती है, यानी हमारा एयर फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर जाता है, फिर कंबसन होती है, कंबसन होने के बाद फिर एग्जिट कर जाती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विथ वॉल्व। तो उस कंडीशन में क्या होता है? मास का इंटरेक्शन और एनर्जी का इंटरेक्शन दोनों ही चीजें होती हैं। तो इसीलिए एग्जांपल हो जाएगा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विथ वॉल्व, कॉमा, टरबाइन, पंप लिख सकते हो, पंप, टरबाइन, चाहे वाटर टरबाइन हो चाहे स्टीम टरबाइन हो, दोनों भी आ जाएंगी, पंप में आ जाएगी। पंप में क्योंकि मास एंटर की, मास एग्जिट की, और उसी साथ साथ एनर्जी एंटर की, एनर्जी एग्जिट की। टरबाइन में क्या होता है? टरबाइन में मास स्टीम एंटर करती है या हमारा वाटर एंटर करता है, टरबाइन से एग्जिट करता है। तो पंप हो गई, टरबाइन हो गई, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विथ वॉल्व हो गई, ये सारे के सारे किसमें आ जाएंगे? ओपन सिस्टम की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब क्लोज सिस्टम की बात करें, क्लोज सिस्टम में क्या आ जाएगा? पिस्टन, यही सेम चीज, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वॉल्व, ठीक है। कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट अगर विदाउट वॉल्व, जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया था। हाँ, अब इसमें देखो, इसमें गैस फिक्स करके रख दी गई है। क्या इसमें से गैस किसी भी तरीके से स्केप कर सकती है? क्या नहीं स्केप कर सकती। तो इसका मास क्या है? फिक्स्ड हो गया। तो इसमें कोई वॉल्व लगी है? क्या नहीं लगी है। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कि इसको हम लोग बोलेंगे फिक्स्ड मास सिस्टम, या बोल सकते हो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वॉल्व। तो जब तक वॉल्व नहीं लगी है तब तक मास का आदान प्रदान नहीं होगा,
तो इसीलिए इसको बोला गया है। अब आइसोलेटेड सिस्टम की बात किया जाए तो आइसोलेटेड सिस्टम के बहुत सारे एग्जांपल आप लोगों को नहीं मिलेंगे। आइसोलेटेड सिस्टम में सिर्फ दो ही एग्जांपल दे सकते हो। एक तो क्या है हमारा यूनिवर्स, यूनिवर्स हमारा क्या है, यूनि और वर्स, मतलब एक ही चीज एग्जिस्ट कर सकती है। तो यानी यूनिवर्स जैसे मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है ना, तो मल्टीवर्स अभी तक हम लोगों ने वैलिड नहीं कर पाए, इसीलिए किस चीज को हम लोग मानते हैं, यूनिवर्स हमारा एक ऐसी एंटिटी है जो कि एक सिंगल है, इसके अलावा कोई यूनिवर्स एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो अब यूनिवर्स इसके अलावा कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो क्या इस यूनिवर्स से बाहर कोई भी चीज इंटरेक्ट कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। यानी दैट मींस कि इस यूनिवर्स का मास क्या हो गया, फिक्स हो गया। अच्छा, मास फिक्स होने के साथ साथ क्या इस यूनिवर्स के अलावा कोई और यूनिवर्स से जब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो एनर्जी का इंटरेक्शन किसके साथ होगा, किसी के साथ नहीं होगा। तो यानी इस यूनिवर्स से न कोई चीज बाहर जा सकती है, न कोई चीज अंदर आ सकती है, न कोई एनर्जी बाहर जा सकती है, न कोई एनर्जी अंदर आ सकती है। तो इसीलिए यूनिवर्स को हमेशा क्या बोला जाता है कि आप लोगों का आइसोलेटेड सिस्टम है। तो पहला एग्जांपल आप लोग क्या दोगे, यूनिवर्स। दूसरा एग्जांपल दे सकते हो कोई भी ऐसी चीज जिसको हम लोग क्या कर दें, परफेक्टली एकदम इंसुलेट कर दें। एनीथिंग दैट इज परफेक्टली इंसुलेटेड सो दैट नाइदर मास कैन क्रॉस द सिस्टम बाउंड्री नॉर एनर्जी कैन क्रॉस द सिस्टम बाउंड्री। तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आप लोग का ओपन सिस्टम बोल सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल दे सकते हो जैसे वेल इंसुलेटेड थर्मस या थर्मोफ्लास्क। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा इंसुलेटेड थर्मस होती है जिसमें आप लोग पानी वगैरह गर्म करके रखते हो, तो उसमें देखोगे कि पानी 24 घंटे 25 घंटे 28 घंटे तक गर्म रहती है। यानी जो रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है वो बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल है, न के बराबर है। तो ऐसे किसी सिस्टम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम बोल सकते हैं। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं वेल इंसुलेटेड एनीथिंग that is well insulated एग्जाम्पल में ले सकते हो थर्मस। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को यहां बताएं कि आइसोलेटेड सिस्टम के एग्जाम्पल में क्या दे सकते हो कि एक तो हमारा यूनिवर्स हो गया, क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ सिंगल एंटिटी है, इसको ना तो कोई किसी मास से कुछ लेना देना है और ना ही कोई इसका एनर्जी कहीं से क्रॉस हो पा रही है, तो इसलिए इसको यूनिवर्स को हम लोग क्या मानते हैं कि ये हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है। और दूसरा क्या बोल सकते हो कि एनीथिंग, कोई वो ऐसी चीज जो कि बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इंसुलेट की गई हो, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देने को दे सकते हो कि वेल इंसुलेटेड थर्मस, कि बहुत अच्छे तरीके से अगर कोई इंसुलेट की गई है थर्मस को, उसको हम लोग बोल सकते हैं आइसोलेटेड सिस्टम बेसिकली। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों हमारे बेसिकली कि टाइप ऑफ सिस्टम क्या होते हैं और इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ये रही। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग थोड़ा सा और बढ़ते हैं। क्या यहां तक चीजें क्लियर हैं? क्या यहां तक चीजें क्लियर हैं? ओके, थोड़ा सा एक सेकंड रुकना। ठीक है, चलिए थोड़ा सा एक टॉपिक के ऊपर हम लोग और डिस्कशन कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, या इसको सिंपल से टर्म में अगर हम लोग बोलें प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, कि सिस्टम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, तो जैसे हर एक इंसान अपने आप में यूनिक होता है, बट लेकिन इंसान की बात किया जाए तो इंसान दो पैरों पे चलता है, सीधा होकर के चलता है, दो हाथ होते हैं, दो नाक होते हैं, दो कान होते हैं, कुछ इस तरीके के फीचर अगर डिस्क्राइब करते हो तो मतलब समझ जाता है इंसान कि ये इंसानों के बारे में बात हो रही है बेसिकली, है ना। या अगर आप बोलते हो चार पैर हैं, ठीक है, एक मुंह है, दो नाक हैं, दो आँख हैं, ठीक है, और कुछ भी इस तरीके से करते हो कि उसके बछड़े होते हैं, कुछ इस तरीके, तो मतलब समझने को इंसान समझ जाएगा किसी गाय के बारे में बात हो रही होगी या भैंस के बारे में बात हो रही होगी। कुछ भी ऐसे फीचर्स या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक या कोई भी ऐसे फीचर्स जो किसी सिस्टम के बारे में डिस्क्राइब करते हो, किसी चीज के बारे में डिस्क्राइब करते हो, तो ऐसी किसी चीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऐसी किसी भी चीज को हम लोग बोल सकते हैं कि वो प्रॉपर्टी है उस सिस्टम की, वो प्रॉपर्टी उसको रिफ्लेक्ट कर रही है। तो कोई एक स्टूडेंट है, हो सकता है 5 घंटे पढ़ता हो, कोई एक स्टूडेंट है जो कि 10 घंटे पढ़ता हो, तो ये पढ़ना क्या हो गया, एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई,
वो उसकी प्रॉपर्टी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी हो गई। तो उस चीज को डिफाइन करने के लिए किसी सिस्टम को हम लोग डिफाइन करने के लिए जिन जिन कैरेक्टरिस्टिक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वही उसकी क्या कहलाती है, प्रॉपर्टी कहलाती है। तो प्रॉपर्टी मतलब क्या हो गई, खूबियां हो गई, खूबियों के साथ साथ कमियां भी हो जाती। तो कोई भी ऐसी खूबियां हो गई, कमियां हो गई जो उसके बारे में अलग से दिखाई दे रही हो, तो उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो सिस्टम की क्या है, प्रॉपर्टी है। तो एनी कैरेक्टरिस्टिक, एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी कैरेक्टरिस्टिक which describe about any characteristic which describe about system is known as property। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोई भी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी ऐसे फीचर्स जो कि सिस्टम के बारे में हमें कुछ क्या प्रोवाइड कर रहे हो, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड अगर कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हो, तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो प्रॉपर्टी कई सारे टाइप के हो सकते हैं, जैसे जिनमें कि अगर हम लोग क्लासिफाई करने के लिए आए तो दो तरीके की प्रॉपर्टी बेसिकली होती है, ठीक है। एक तो होती है एक्सट्रिंजिक और दूसरी होती है इंट्रिंजिक या इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं किसी भी चीज की जो कि बाई बर्थ होती हैं, किसी के जन्म के साथ होती हैं, जैसे उसका डीएनए हो गया, वो जन्म के साथ है, लेकिन उसके फीचर्स हो सकते हैं, उसकी नाक कैसी होगी, उसकी ज्योग्राफी, उसके फेस लंबा होगा, चौड़ा होगा, ये बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं, इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, ज्योग्राफी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि किसकी हाइट लंबी होगी, किसी की हाइट छोटी होगी, तो बहुत सारे फैक्टर। लेकिन उसका डीएनए क्या है, उसका डीएनए क्या है, एक बर्थ के साथ वो फिक्स हो चुका है, ठीक है। तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होंगी जो कि फिक्स्ड होगी, जो कि मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगी। ऐसी किसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी अंदरूनी प्रॉपर्टी है, उसका डीएनए है। तो डीएनए कभी किसी इंसान का चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो उसी तरीके से इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि मास के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होंगी। चाहे मास 1 किलो लोगे, उठाओगे कोई चीज तो भी वही मिलेगी, 10 किलो उठाओगे तो भी वही चीज मिलेगी। जैसे पूरे इंसान का डीएनए मैपिंग करोगे तो भी वही मिलेगा, और एक उंगली के डीएनए का मैपिंग करोगे तो भी वही मिलेगा। तो बात सेम रही ना। तो डीएनए का मतलब क्या हो गया, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो कि इंटेंसिव हो, जो कि मास के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको बोलता हूं इंटेंसिव प्रॉपर्टी हमेशा क्या होती है, डीएनए होती है किसी भी सिस्टम की, ठीक है। दूसरी चीज क्या हो गई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर आप लोग बोलना चाहो, कोई भी ऐसी चीज जो कि मास के ऊपर डिपेंड करे, जैसे किसी इंसान का विड्थ, मास ज्यादा होगी तो विड्थ ज्यादा होगी, ठीक है। किसी इंसान की हाइट, अगर मास ज्यादा है, कुछ हद तक बोल सकते हो उसकी हाइट भी ज्यादा होगी। तो हाइट, विड्थ, ये सभी चीजें क्या हो गई, ये वेट जो है वो मास से ही मिलकर के बना हुआ है। वेट ज्यादा, यानी वेट ज्यादा कब होगा, जब मास ज्यादा होगा। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो कि मास के ऊपर सीधा सीधा डायरेक्टली रिलेट करती हैं या मास के ऊपर डिपेंड करती हैं, तो ऐसी किसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्क्राइब किया कि प्रॉपर्टी जो होती हैं क्या होती हैं, टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज में अगर हम लोग अभी बस यहाँ पे इतना ही देखेंगे, अभी इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे प्रॉपर्टी किस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है और उनके टाइप क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो मैं यहाँ बस इतना लिख रहा हूँ अभी दोस्तों कि एक तो हमारी होगी इंटेंसिव, दूसरी होगी एक्सटेंसिव। इंटेंसिव को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रिंजिक। एक्सटेंसिव को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंजिक। ठीक है।
प्रॉपर्टी अगर आपसे आप कोई भी पूछे कि प्रॉपर्टी कितनी प्रॉपर्टी होती क्या है, तो आप बोलोगे कोई भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो कि सिस्टम के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, उसे हम लोग प्रॉपर्टी बोलते हैं। प्रॉपर्टी कितनी टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव हो गई। इंटेंसिव क्या बोलोगे? डीएनए होता है। डीएनए का मतलब क्या हो गया? वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोलूं तो दैट मीन्स की ऐसी कुछ प्रॉपर्टी जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ऐसी कुछ प्रॉपर्टी जो कि मास के ऊपर डिपेंड डायरेक्टली करती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहां तक अभी के लिए हम लोग रखते हैं। इसके आगे बाकी फर्दर जो क्लासिफिकेशन है, इसके एग्जांपल है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और तब तक के लिए अगर कुछ डाउट होता है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो हम लोग सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, ठीक है। ठीक है, बाकी नोट्स वगैरह ये सब बना करके रखना। बाकी देखता हूँ पीडीएफ अगर हो पाएगा तो मैं पीडीएफ भी शेयर कर दिया करूँगा, ठीक है। बना लोगे नोट्स तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन को हम लोग यहीं वाइंड अप करते हैं। इसके आगे नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे, यहीं से आगे कंटिन्यू करते हुए चलेंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 2-3 दिन के अंदर ये आप लोगों का सेशन खत्म हो जाएंगे, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स वाला पार्ट। चलिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।